बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक हमने स्टार्ट तो किया हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें हम इस टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ भी चुके हैं, खासकर जीनोम कंपोजिशन के जीनोम के अंदर जीन के अलावा और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, और फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की क्लासिफिकेशन किस तरह की है। और जीनोम में टिपिकल हमने एग्जांपल हमने ह्यूमन जीनोम की ली हुई है, और उसी ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड ही हम बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, और फिर हमने उनकी कंपोजिशन को डिस्कस किया और उनके परसेंटेजेस, यानी इसमें कोडिंग पार्ट कितना है, नॉन कोडिंग पार्ट कितना है, कौन सा जो नॉन कोडिंग पार्ट है, यानी जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं वो कितने, कौन से रिपीट सीक्वेंस की टाइप्स क्या हैं, ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमने उन्हीं में से कुछ चीज़ों को हमने ओवरव्यू भी करना है, और कुछ एक आध चीज़ें हमने ज़रा नहीं भी देखनी है। सो जीनोम को हम डिस्कस करें कि जीनोम क्या है। जीनोम की डेफिनेशन के जीनोम इज़ द टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर हमने उसमें ये देखा कि जो प्रोकैरियोटिक जीनोम है, क्या जो जिस जीनोम जिसको हम डीएनए टोटल कंटेंट कह रहे हैं, क्या ये डीएनए डीएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या ये किसी प्रोटीन के साथ इन एसोसिएशन फॉर्म में किसी क्रोमोसोम की शक्ल ये अडॉप्ट करता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि प्रोकैरियोट्स में चूंकि स्मॉल जीनोम साइज होता है, तो जनरली जो डीएनए है वो डीएनए की फॉर्म में होता है और सर्कुलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और चूंकि प्रोकैरियोटिक एक सिंपल लाइफ होती है, एक सिंपल सेल होता है, उसके अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। तो डीएनए की जो पैकेजिंग है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलर एंड द सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो उससे डीएनए इतना बस कॉम्पैक्ट हो जाता है कि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एकोमोडेट हो जाता है। दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है, वो या जो जीनोम है वो जीनोम फॉर्म में या डीएनए फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इट्स इन एसोसिएशन विद द बेसिक प्रोटीन्स। यहाँ पे बेसिक प्रोटीन इसको इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज दैट प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। उनमें बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, तभी वो प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और उस प्रोटीन को भी हम बेसिक प्रोटीन कहते हैं, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन है। और लॉजिकली ये बेसिक प्रोटीन इसलिए होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इसलिए होना चाहिए इस पे, क्योंकि डीएनए पे फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। सो बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव चार्ज ऑन द डीएनए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटीन, सो द टू बायोमोलिक्यूल्स दे कैन एसोसिएट विद ईच अदर। तो ये इजीली एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे से एसोसिएट हो सकते हैं। सो जनरली जो हिस्टोन्स होते हैं, जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, चूंकि जो यूकैरियोटिक जीनोम होता है इट्स बिगर इन द साइज, और चूंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन कंपार्टमेंट में जो डीएनए है, जो जीनोम है, वो एक फर्दर एक स्मॉल कंपार्टमेंट न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट होना होता है। तो ये पैकेजिंग के लिए ये प्रोटीन जनरली यूज होती है। और न सिर्फ पैकेजिंग के लिए यूज होती है, बल्कि आगे जाके हम इसको देखेंगे कि क्रोमोसोम का बनना जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ज़रूरी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए एमंग द टू डॉटर सेल्स। जब अगर एक पेरेंटल सेल डिवाइड हो, तो दोनों डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जाना चाहिए। उसके लिए इसका प्रोटीन से एसोसिएट होना, और फिर यानी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म अडॉप्ट करना, और प्रोटीन से एसोसिएट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सेल डिवीजन में आप लोग पढ़ चुके होंगे, माइटोसिस में, कि उसमें जो ईस्टर रेज सेंट्रियोल से जनरेट होती हैं, तो वो काइनेटोफोर, और काइनेटोफोर क्या होते हैं, ये प्रोटीन होती हैं जो सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच हो। और सेंट्रोमियर का जो स्ट्रक्चर है वो तभी यानी बन पाएगा जब डीएनए फोल्डेड फॉर्म में आएगा, क्रोमोसोम फॉर्म में आएगा। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जरूरी होता है। सो जो यूकैरियोटिक जीनोम है, यूकैरियोटिक जीनोम ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ फोल्डिंग्स हैं, उनमें सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो न्यूक्लियोसोम का बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके एक क्रोमेटिन की फॉर्म बनाते हैं, और क्रोमेटिन फिर फर्दर फोल्ड अप होके उसके भी फिर दो फॉर्म बनती हैं। एक लेस कॉइल्ड या लेस फोल्डेड स्ट्रक्चर, या लेस कंडेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और एक हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर,
या मोर फोल्डेड स्ट्रक्चर या मोर कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसकी फोल्डिंग ज़्यादा हुई हो तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन फर्दर फर्दर फोल्ड अप होके इन हायर ऑर्डर की जो फोल्डिंग होती है स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर अटैच होके हायर ऑर्डर की फोल्डिंग से ये फिर क्रोमोसोम बना देते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें देखें द फंक्शन ऑफ द क्रोमेटिन is to pack the DNA into a smaller volume to fit the cells. ये एक इसका function to strengthen the DNA to allow the mitosis and meiosis and to serve as a mechanism to control the gene expression. तो ये तीन functions लिखे हुए हैं क्रोमेटिन के कि क्यों यूकैरियोट्स में जो जीनोम है जो डीएनए है ये क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है। एक तो ये कि ये इसको पैकअप करके एक स्मॉलर एंटिटी बना के टाइनी पार्टिकल बना के एक लिमिटेड स्पेस के अंदर वॉल्यूम के अंदर इसको फिट करता है। दूसरा इट इंश्योर्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जीनोम अक्रॉस द टू डॉटर सेल्स। और जो थर्ड है वो है कंट्रोल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी कंट्रोल मीन्स के फॉर इंस्टेंस अगर डीएनए ओपन अप फॉर्म में रहेगा तो जनरली जितने भी जीन्स होते हैं वो इजीली उनकी डीएनए आरएनए पॉलीमरेज उनकी इजी एक्सेस होती है। तो जब इजी एक्सेस होगी अनटिल अनलेस के लेट से कि वो जो हमने लैकोपेरान में पढ़ा था या ट्रिपोपेरान में पढ़ा था जो उनके रेगुलेटरी प्रोटीन हैं अनटिल अनलेस कि वो न्यूट्रिएंट उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर दें अदरवाइज उनका जो प्रमोटर है वो हर वक्त एक्सपोज रहता है। जब हर वक्त एक्सपोज रहेगा तो ऑब्वियसली डीएनए आरएनए पॉलीमरेज का एक्सेस रहेगा। लेकिन चूंकि यूकैरियोट्स में टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन भी होता है डेवलपमेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन भी होता है तो उस केसेस में ये होता है कि वो जीन जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस रहना है और दूसरे टिश्यू में उसने सुप्रेस रहना है तो जहाँ पे उसने सुप्रेस रहना है वहाँ के प्रोमोटर का हाइड रहना ज़रूरी है। तो उसका एक ही पर्पज़ है कि वो जो डीएनए है वो किसी प्रोटीन के साथ लिपट जाए फोल्ड हो जाए। तो इन दिस वे जो डीएनए का प्रोमोटर है जो जीन का प्रोमोटर है वो हाइड हो सकता है। सो दीज आर द थ्री रीजंस which are contributing towards the histone contributing towards the chromatin. So, starting from the basic structure, कि बेसिकली क्या होता है जो न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम इज कंपोज ऑफ अ कोर हिस्टोन यानी जो सेंट्रल हिस्टोन पार्टिकल्स हैं और वो सेंट्रल हिस्टोन पार्टिकल तीन किस्म के होते हैं। उनमें से फोर 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 टाइप्स के होते हैं उसमें से हर टाइप की दो दो कॉपीज होती हैं जैसे उसमें H2A H2B H3 एंड H4। तो ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर टाइप बना देते हैं फोर टाइप्स। तो इसको हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं और कोर हिस्टोन भी कहते हैं। इसी पे डीएनए टू टाइम्स रैप हुआ होता है। ये देखें ये फर्स्ट राउंड और फिर ये सेकंड राउंड। सो टू टर्न्स ऑफ द डीएनए ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कंपोजिशन इसकी लिखी हुई है कहीं पे 146 कहीं पे 147 बार रफली स्पीकिंग ये इट्स अराउंड 150 बेस पेयर डीएनए जो रैप होता है ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर। और इसमें जो हिस्टोन ऑक्टम कोई भी आप हिस्टोन ले लें तो हमेशा इसका जो एन टर्मिनस पार्ट होता है जो NH2 लिखा हुआ है एन टर्मिनस पार्ट है दैट एन टर्मिनस पार्ट इज ऑलवेज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स एंड इट मेक अ टेल लाइक स्ट्रक्चर। तो चाहे H3 है H2B है H2A है H4 है इसका जो स्टार्ट होगा जो स्टार्ट की जो पेप्टाइड की चेन होती है दैट इज ऑलवेज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड। और ये जो एन टर्मिनस की साइट है ये दिस साइट इज यूज फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। इसमें एसिटाइलेशंस भी हैं इसमें मिथाइलेशंस भी हैं। अगर आप रिकॉल करें जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन रेगुलेशन हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इससे एसोसिएटेड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हमने डिस्कस की थी कि एन टर्मिनस में कहाँ पे मिथाइलेशंस होती हैं कहाँ पे एसिटाइलेशन होती हैं। तो वो जहाँ पे होती हैं वो बेसिकली वो यही एन टर्मिनस वाली साइट्स हैं। फिर इसके बिल्कुल बेस पे ये H1 लिंकर डी लिंकर हिस्टोन होते हैं जो बेसिकली इस जो टू टर्न्स होते हैं डीएनए के इसको अनरैप होने से बचाने के लिए होता है। इट्स अ क्लिप लाइक स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल फिर इसको क्रोमेटोसोम कहते हैं। सो इससे आउटवर्ड का जो डीएनए होता है यानी यहाँ तक का जो डीएनए है दैट इज 150 बेस पेयर और इट्स द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम। इससे आउटवर्ड जो डीएनए का पार्टिकल होता है जो एक फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोसोम से आ रहा है और एक न्यूक्लियोसोम से आगे जा रहा है
सो दिस इज कॉल्ड द लिंकर डीएनए। तो ये भी अराउंड 50 बेस पेयर ये भी होता है। तो ओवरऑल अगर हम क्रोमेटोसोम में कंपोजिशन देखें डीएनए की, तो 150 प्लस 50 इक्वल टू 200 बेस पेयर डीएनए। तो एक न्यूक्लियोसोम में रफली स्पीकिंग 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए इज देयर। यही जो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, क्रोमेट न्यूक्लियोसोम कह लें या इसको क्रोमेटोसोम्स कह लें, ये एक बेसिक बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बनाते हैं। सो बेसिक बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल फर्दर लिपट के एक सॉलिनाइड लाइक क्रोमेटिन फाइबर एक बना देते हैं। जो सॉलिनाइड लाइक क्रोमेटिन फाइबर है, ये जनरल जो न्यूक्लियोसोम होता है इसका भी डायमीटर 10 या 11 न्यूक्लियोटाइड का होता है, नैनोमीटर का होता है। और जो सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये स्टिल इट इज लेस कॉइल्ड, और इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। इट्स अराउंड 30 नैनोमीटर डायमीटर। डीएनए में हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं। जैसे अब हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इस टेबल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इनका फंक्शन क्या है। सो हिस्टोन प्रोटीन अ फैमिली ऑफ द बेसिक प्रोटीन which associate with the DNA in the nucleus, condensing it into the chromatin। अब ये हिस्टोन वो प्रोटीन्स होती हैं जहाँ जिस पे डीएनए डायरेक्टली जिससे लिपटा हुआ हो, और जो एक्चुअल पैकेजिंग प्रोटीन्स हो वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और ये क्रोमेटिन बनाने वाली प्रोटीन्स होती हैं। जो जो क्रोमेटिन बनाने वाली प्रोटीन्स होती हैं उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। 5 टाइप्स की होती हैं। H1 जो लिंकर है, इसको H5 भी डिजिग्नेट करते हैं, और H2A, H2B, H3 और H4, ये जो 4 टाइप्स हैं ये कोर हिस्टोन बनाती है। हाईली कंजर्व टाइप ऑफ द प्रोटीन अक्रॉस द स्पीशीज, ये जितनी भी आप स्पीशीज को लें तो इन प्रोटीन का सीक्वेंस अगर कंपेयर करें तो ये सीक्वेंस सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी इसमें। एंड इट हेल्प्स द पैकेज द प्रोटीन इनटू अ न्यूक्लियोसोम एंड अल्टीमेटली द न्यूक्लियोसोम मेक क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। सो जो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन बनाती हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यानी हिस्टोन के अलावा क्रोमोसोम में या क्रोमेटिन में कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। So the proteins which remain after the histone have been removed। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन जैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हेट्रोक्रोमेटिन जिनसे बनता है, जो इन स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पॉलीकॉम प्रोटीन्स हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, ये जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, या इसके अलावा जो एक्टिवेटर प्रोटीन्स हैं, साइलेंसर प्रोटीन्स हैं, ये सारी की सारी ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन, या ये पैकेजिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंपल इज दैट के वो प्रोटीन जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व हो हिस्टोन प्रोटीन, और वो जो सपोर्ट करें या स्ट्रक्चर को या किसी और फंक्शन में इन्वॉल्व हो लेकिन डीएनए के साथ इन कांटेक्ट हो, सो उनको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। दे आर लेस कंजर्व एंड दे प्ले रोल इन द फंक्शन रिलेटेड टू द डीएनए। जैसे यानी ओवरऑल स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं जो ओवरऑल क्रोमोसोम बनाने में जो हेल्प करती हैं, या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं। सो ऑल दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। फर्दर लेट्स से कि ये अब वही सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर फर्दर इस स्कैफोल्ड प्रोटीन जो आपको इस वक्त ये रिंग शेप या स्पाइरल शेप में रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इसी पे अराउंड यू यही जो 30 नैनोमीटर का जो सॉलिनाइड का जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं 30 नैनोमीटर सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर, इसी पे ये फर्दर वाइंड अप हुई हुई होती है। और दे मेक अ 300 नैनोमीटर डायमीटर स्ट्रक्चर। सो और इसको ओवरऑल यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जब ये फर्दर फोल्ड अप हो जाती है तो फिर ये दे मेक अ मोर कंडेंस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द हेट्रोक्रोमेटिन। सो euchromatin is a lightly packed form of the chromatin that is rich in the gene concentration। Obviously ये transcriptionally active हैं तो they are gene rich region, less condense part होता है। So they take up the light stain। Obviously जब ये less condense होगा तो ये less stain को retain करेगा। जब जैसे फॉर एग्जांपल जब कैरियोटाइपिंग करते हैं तो कैरियोटाइपिंग में, या आगे जाके हम कैरियोटाइपिंग का प्रोसीजर भी हम देखेंगे, तो कैरियोटाइपिंग में कुछ रीजन क्रोमोसोम का वो लेस स्टेन को रिटेन करता है, और कुछ क्रोमोसोम का रीजन जो है वो मोर स्टेन को रिटेन करता है, जिसकी वजह से लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं। सो डार्क बैंड मींस कि ये वो रीजन है जिसने ज्यादा स्टेन को, ज्यादा डाई को जिसने रिटेन किया है।
और वो डार्क नज़र आ रहे हैं, और जनरली ये हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स होते हैं। यानी हेट्रोक्रोमेटिक मीन्स कि वो मोर मोर कंडेंस रीजन्स होते हैं, और जिसने कम डाई को रिटेन किया हुआ होता है तो वो लाइट रीजन्स होते हैं। So take up the light stain and represent most of the chromatin that disperse after the mitosis, क्योंकि जो हेट्रोक्रोमेटिन्स हैं या जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑब्वियसली वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनते हैं, और आफ्टर द माइटोसिस यानी जब डॉटर सेल बन जाए तो फिर वो दोबारा डीकंडेंस हो जाते हैं। जब डीकंडेंस होते हैं तो दे मेक अ क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर। सो कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन व्हिच replicate and transcribe during the G1 and S phase of the interphase। कंसिडर्ड जेनेटिकली एक्टिव क्रोमेटिन, यानी यहाँ पे एक्टिव जीन्स होते हैं। डीएनए इज फाउंड पैक्ड इन 3 to 8 mm fiber during metaphase it take up the dark stain। euchromatin is uncoiled and active for the transcription। heterochromatin obviously वो part of the chromatin which is tightly condensed, or which retain deep stain, which retain more stain, more dye during the interphase and prophase, but metaphase take up the light stain। So chromomeres, centromeric regions also take up the dark stain। तो heterochromatin consists of highly repetitive DNA। अब ये वो regions हैं, क्रोमोमेर है या जो सेंट्रोमेरिक regions हैं, जो टीलोमेरिक regions हैं, ये वो regions होते हैं जो जीन लेस regions होते हैं। क्रोमोसोम का वो रीजन जहाँ पे जीन्स नहीं होते वो जनरली या टीलोमेर रीजन होता है या सेंट्रोमेरिक रीजन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ द हाईली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। जैसे मैं जब कंपोजिशन पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि जो सेंट्रोमेर का रीजन होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस। जो अल्फा सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस होता है वो सेंट्रोमेर का रीजन बनाता है, और जो मिनी सैटेलाइट सीक्वेंसेस होते हैं वो टीलोमेरिक रीजन बनाते हैं। तो जनरली जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है ये रिपीट सीक्वेंसेस पे कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इनमें ये एक्सेप्ट द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, ये आगे जाके हम इसकी क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। अदरवाइज अगर ये फैकल्टेटिव कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में जनरली ये जीन लेस रीजन होता है, और वो या सेंट्रोमेर बना रहा होता है या वो टीलोमेर का रीजन बना रहा होता है। सो हेट्रोक्रोमेटिन की टाइप्स, हेट्रोक्रोमेटिन दो टाइप्स की होती है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन वो रीजन होता है क्रोमेटिन का जो हर वक्त कंडेंस फॉर्म में रहे, और हर टिश्यू के अंदर कंडेंस फॉर्म में रहे, और हर डेवलपमेंटल स्टेज में कंडेंस फॉर्म में रहे। तो अगर वो हर वक्त हर डेवलपमेंटल स्टेज पे हर टिश्यू में अगर वो कंडेंस फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली ये वो रीजन है जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, यानी जिसमें जीन नहीं है। क्योंकि अगर जीन है तो फिर तो उसको अगर वो टिश्यू स्पेसिफिक जीन है तो उसको फिर किसी न किसी स्टेज पे उसको यूक्रोमेटिक में कन्वर्ट होना है। तो फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं जनरली जीन लेस रीजन्स होते हैं, नॉन जीनिक रीजन्स होते हैं, रिपीट रीजन्स होते हैं, और ये हर वक्त टाइट कन्फर्मेशन फॉर्म में रहते हैं, मोर फोल्डेड कन्फर्मेशन में रहते हैं। तो ये जनरली वो रीजन्स होते हैं जो सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर का रीजन है। बिल्कुल एंड पे इसको देख लें, सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर रीजन। जबकि जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन्स हैं, अच्छा, और ये जो इसकी वो है स्टेबिलिटी इरिवर्सिबल है, यानी एक मरतबा ये हेट्रोक्रोमेटिन बन गया तो बस फिर ये दोबारा ये लेस का स्ट्रक्चर में नहीं आता अनटिल लेस के उस रीजन का उस रीजन की रेप्लिकेशन ना हो। तो अपार्ट फ्रॉम द रेप्लिकेशन अदरवाइज ये रीजन कंडेंस फॉर्म में रहता है। और कंपोजिशन इट इज मेड अप ऑफ द सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस। अब वो सैटेलाइट सीक्वेंसेस यानी जो अल्फा सैटेलाइट हैं वो सेंट्रोमेयर बनाते हैं, जो मिनी सैटेलाइट हैं वो टीलोमेयर बनाते हैं। ये आई गेस किसी का जो माइक है वो सर हसीब का वीडियो भी ओपन है, जी जी, मैं उसको अब मैं म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, म्यूट कर दिया, बस ठीक सर बस हो गया सर इसमें। है। जी जी। अच्छा जी, और जो सेकंड टाइप है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। सो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन वो हेट्रोक्रोमेटिन विच स्विचेस बिटवीन द लेस कंडेंस फॉर्म एंड द मोर कंडेंस फॉर्म, यानी जो यूक्रोमेटिन बनाए किसी टिश्यू में और किसी टिश्यू में वो दोबारा हेट्रोक्रोमेटिन बन जाए। सो दैट काइंड ऑफ द chromatin which switches between the euchromatin and the heterochromatin, that part of the heterochromatin is called facultative heterochromatin। तो जनरली जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो रीजन्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन में हो और किसी दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू में वो यूक्रोमेटिन में, यानी जो टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स होते हैं।
या इसके अलावा जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम किसी एक फीमेल में वो अगर हेट्रोक्रोमेटिन बन रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वही एक्स, अगर लेट से कि वो खुद अगर लेट से वो मदर बन गई है और वो सेग्रीगेट कर रही है अपनी डॉटर में वही एक्स, तो वो वही एक्स दोबारा साइलेंट हो जाएगा। दिस इज नॉट द फिनोमिना। वो पे उस अब जो सेग्रीगेटिंग जो डॉटर है उसमें वो इनएक्टिव एक्स दोबारा एक्टिव भी हो सकता है। सो जनरली जो इनएक्टिव एक्स होते हैं ये भी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है, और जो टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स होते हैं ये भी फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स के अंदर होते हैं। यानी ऐसा हेट्रोक्रोमेटिक रीजन जो एक डेवलपमेंटल स्टेज में या किसी स्पेसिफिक टिश्यू में वो यूक्रोमेटिन के फॉर्म में हो, और दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज या दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू में वो मोर कंडेंस फॉर्म के अंदर। सो इसकी कंपोजिशन इट इज मेड अप ऑफ द लाइन सीक्वेंसेस। जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइन सीक्वेंसेस हों, इन्होंने बस ये लिमिट करके ये लिखा हुआ है। इसके अलावा दे आर कंपोज्ड ऑफ द टिश्यू स्पेसिफिक जीन एज वेल। और इट इज स्टैंड बाय द जी बैंड्स। ये डिफरेंट बेंडिंग टेक्निक्स हैं, जी बैंड्स एंड सी बैंड्स। Role in the regulation of the transcription, it play a role in the regulation of transcription via the gene silencing, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म डज नॉट कंटेन द पॉलीमॉर्फिज्म, यानी डिफरेंट रीजन नहीं होगा इसके अंदर, और अपीयरेंस ये कि इनएक्टिव एक्स और इसके अलावा टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स भी होंगे। अब ये एक ओवरऑल स्कीम है। लेट्स से कि ये इट्स अ डीएनए, और डीएनए का जो डायमीटर होता है, द लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर। ये डीएनए आके जब हिस्टोन कोर हिस्टोन पार्टिकल पे, विच इज बेसिकली अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इस पे 2 टर्न्स रैप होता है, तो दे मेक अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पे जब H1 हिस्टोन बाइंड करेगा, सो दे मेक अ क्रोमेटोसोम स्ट्रक्चर, और ओवरऑल इसका डायमीटर 11 नैनोमीटर हो जाता है। यही 11 नैनोमीटर डायमीटर का जो क्रोमेटोसोम का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे क्रोमेटोसोम के स्ट्रक्चर आपस में यूं लिपट जाते हैं, दे मेक अ सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज 30 नैनोमीटर डायमीटर स्ट्रक्चर। और इस फोल्डिंग तक, यानी इस लेवल की फोल्डिंग तक ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हो सकती है 30 नैनोमीटर फाइबर तक, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है। फर्दर ये स्कैफोल्ड प्रोटीन पे बाइंड कर जाती है। यही जो सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर है 30 नैनोमीटर वाला, जब ये स्कैफोल्ड प्रोटीन पे बाइंड करके फर्दर फोल्ड अप हो जाती है, सो दे मेक 300 नैनोमीटर फाइबर, और ये मोर कंडेंस स्ट्रक्चर होता है एक क्रोमेटिन का, और इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सो यही हेट्रोक्रोमेटिन फर्दर फोल्ड अप होके फिर क्रोमोसोम बना देता है। अब वो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, लेट से कि यह दो फॉर्म में नजर आ रहा है, तो अगर लेट से कि अगर हम उसको यानी एक क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो अराउंड 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम उसको मेटाफेज क्रोमोसोम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर दोनों को मिला के 1400 नैनोमीटर डायमीटर इसका बनता है। So this is the overall folding scheme of the DNA or the genome in case of the eukaryotes के DNA हिस्टोन प्रोटीन पे रैप होता है बहुत सारे, और ये मिल के ये मिल के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, फिर H1 हिस्टोन बाइंड करता है, ये क्रोमेटोसोम बनता है, और बहुत सारे क्रोमेटोसोम मिल के क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वही जो क्रोमेटिन है वो इनिशियली सेल्फ फोल्ड होके एक सॉलिनाइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो 30 नैनोमीटर का होता है। फिर वो स्कैफोल्ड प्रोटीन पे अटैच होके 300 नैनोमीटर डायमीटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर वही स्ट्रक्चर मिलके 700 नैनोमीटर का एक क्रोमोसोम बनाते हैं। और अगर लेट से कि वो मेटाफेज क्रोमोसोम है, तो फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका 1400 नैनोमीटर का होगा। और इन क्रोमोसोम्स को हम स्टडी कैसे करते हैं? वी स्टडी द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ द कैरियोटाइपिंग टेक्निक। कैरियोटाइपिंग टेक्निक में क्या होता है कि 5 ml और व्हाट्सएवर, ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल के ऊपर, कहीं पे 5 ml, कहीं पे 10 ml। ये किट टू किट ये वेरी करता है। सो बहरहाल वीनस ब्लड लेते हैं, और उसमें फिर फाइटो हीम एग्लूटिनिन ऐड करते हैं इनटू द कल्चर मीडियम, जो कि ग्रोथ प्रोमोटर है। ये ग्रोथ जब प्रमोट करेगा, तो वो सेल्स की जिनकी सेल डिवीजन रुक चुकी होगी वो भी अपनी सेल डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सेल डिवीजन बीन्स के क्रोमोसोम बनने हैं। अदरवाइज अगर लेट से कि इंटरफेस के सेल्स होंगे, तो इंटरफेस के सेल्स में क्रोमोसोम नहीं होंगे, वहां पे क्रोमेटिन होगा। हमने स्टडी करना है क्रोमोसोम्स को, तो क्रोमोसोम तभी बनेंगे जब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे।
तो जो फाइटोहेमोग्लोबिन है दे प्रोमोट द ग्रोथ। जब ग्रोथ प्रमोट होगी मीन सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। सेल डिवीजन स्टार्ट होने का मतलब है कि बात इंटरफेस से सेल डिवीजन की तरफ जाएगी, माइटोसिस की तरफ जाएगी। लेकिन अब उसको माइटोसिस पे रोकना है, क्योंकि अगर मुसलसल सेल डिवीजन चलती रहेगी तो फिर जब डिवाइड हो जाएगा और पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बनेंगे तो फिर तो वो दोबारा क्रोमेटिन बन जाएगा। तो दो काम एट अ टाइम करने हैं, एक तो ग्रोथ प्रमोट करनी है और प्लस ग्रोथ को एक स्टेज पे आके स्टॉप करना है। सो वो जो स्टॉपेज है जनरली जो 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 सेल लेते हैं पेशेंट से या किसी भी इंडिविजुअल से उस कल्चर मीडियम के अंदर जब उसको ऐड करते हैं तो दे आर कल्चर एट 37 डिग्री फॉर 3 डेज। और 3 डेज के बाद उसमें कोल्चिसिन ऐड करते हैं। कोल्चिसिन क्या करता है, ये माइटोसिस पे सेल को स्टॉप कर देता है। अब जो भी सेल जिस स्टेज पे भी होगा वो माइटोसिस पे आके ऑटोमेटिकली रुकते जाएंगे। अब माइटोसिस के वक्त क्रोमेटिन जो है वो अपनी कंप्लीट हाईली कंडेंस फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, यानी क्रोमोसोम क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। अब जो सेल्स हैं, अब जब माइटोसिस होती है तो उस वक्त क्या होता है, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो चुका होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेटाफेस प्लेट के ऊपर अरेंज हुए हुए होते हैं। सो हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन में जब इसको ऐड करेंगे तो उससे ये होगा कि पानी जो है वो जो जो वाटर कंटेंट है वो सेल के अंदर, सेल का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आएगा और एक ऑस्मोटिक शॉक मिलेगा सेल को। ठीक है, ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन मींस के सेल के अंदर वाटर कंटेंट जो सॉल्ट कंटेंट है वो ज़्यादा है और बाहर कम है। तो इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो वाटर कंटेंट जो सेल के अंदर है वो बाहर आएगा। तो जब वाटर कंटेंट बाहर आएगा तो चूंकि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ऑस्मोटिक शॉक मिलता है सेल को, और उस ऑस्मोटिक शॉक की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट कर जाती है। तो जब वो बर्स्ट कर जाएगी तो सेल के अंदर का कंटेंट सारे का सारा वो बाहर आ जाएगा, यानी क्रोमोसोम बाहर आ जाएंगे। तो तो ये करते हैं कि आफ्टर दिस ट्रीटमेंट द सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड ओवर द स्लाइड, और इसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से इसको ड्रॉप करते हैं। तो जब प्रॉपर डिस्टेंस इसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्स होंगे तो बहुत सारे स्प्रेड बन जाएंगे। लेट्स से कि अगर आप एक ड्रॉप भी ऐड करते हैं तो एक ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे बर्स्टेड सेल्स होंगे। तो मिक्सअप का खतरा भी है, लेकिन चूंकि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो जनरली एक सेल का जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है वो करीब करीब होते हैं। तो एक ड्रॉप के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल का कंटेंट होगा। ड्रॉप करने के बाद उन सेल को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद उसमें चूंकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको विजुलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कोई डाई वगैरह ऐड की जाए। सो डाई ऐड करते हैं, जिम्सा डाई। और इसके साथ ही इसको डाइजेस्ट करते हैं विद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ। क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं उसका डिनेचर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिनेचर होंगी तो वो आगे स्टेन को रिटेन करेंगी। सो जिम सस्टेन से जब डाई करते हैं डाइजेस्टर विद ट्रिप्सिन, उसके बाद फिर इन जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। और एक स्लाइड पे एटलीस्ट 15 to 20 जो स्प्रेड्स हैं, क्योंकि ये क्वाइट पॉसिबल है कि जब ड्रॉप सोल्यूशन का या लाइसेट का जब ड्रॉप इस स्लाइड के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल के अंदर मिक्सअप हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक स्लाइड पे वैसे काफ़ी सारे सेल के कंटेंट आ जाते हैं, सेल का जो डेब्रिस है वो आ जाता है। तो अराउंड 15 to 20 डिफरेंट स्पॉट पे जाके क्रोमोसोम्स की काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग से पहले ये ऑलरेडी जब ये पिक्चर खींच लेते हैं तो आजकल तो इसको कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू एनालाइज करते हैं, और वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही कि कौन सा क्रोमोसोम 1 है और वो कितने क्रोमोसोम्स हैं इन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो खुद ही अरेंज करता है इसको। पहले इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते थे और अरेंज करते थे मैनुअली। तो एनीवेज 15 to 20 डिफरेंट स्पॉट्स को, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको ये एक स्पॉट नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारे क्रोमोसोम का एक मिक्सचर बना हुआ है, तो इसी तरह के 15 to 20 स्पॉट्स को अलहदा करके उसको पहले अरेंज करते हैं और फिर उसके बाद उसको स्टडी करते हैं कि जो ग्रुपिंग की हुई है इसमें किस ग्रुप के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। सो कैरियोटाइपिंग में जब कैरियोटाइपिंग कर लेते हैं तो क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स।
तो डिटरमिन कैरियोटाइपिंग क्या करता है? कैरियोटाइपिंग डिटरमिन द टोटल क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेल, एंड कैरियोटाइपिंग डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बताता है कि किसी इंडिविजुअल में क्या 46 है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए 47 हो गए, या कोई क्रोमोसोम मिसिंग है 45 हो गए। और दूसरा कि स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स को बताते हैं कि कहीं किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीटेड है, या कोई क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा रेप्लिकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो इस और ये भी याद रखें कि जो कैरियोटाइपिंग है ये जो स्ट्रक्चरल एनॉमलीज हैं, स्ट्रक्चरल एनॉमलीज में ये डिलीशन और डुप्लीकेशन को एक लिमिट तक आइडेंटिफाई कर सकता है। अदर उससे अगर लिमिट से बियॉन्ड, लिमिट से अगर लोअर पे आ जाए, यानी जो बिगर डिलीशंस हैं और जो बिगर डुप्लीकेशंस हैं, उनको तो कैरियोटाइपिंग डिटरमिन कर सकता है, लेकिन अगर कोई स्मॉलर डिलीशन है और स्मॉलर डुप्लीकेशंस हैं उनको कैरियोटाइपिंग डिटरमिन नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात, कैरियोटाइपिंग अगर कोई इन्वर्जन हो गई है, लेट्स से कि ये क्रोमोसोम का पार्ट है ये उलट हो गया, तो उसको भी कैरियोटाइपिंग डिटरमिन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिम्सा डाई एक बिल्कुल एक सिंपल एक सिंगल कलर है, और वो सिंगल कलर पूरे क्रोमोसोम पे एक ही कलर छाप देता है। तो उससे ये भी नहीं पता चलता कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो गया, यानी ट्रांसलोकेशन हुई भी है, तो ट्रांसलोकेशन को भी कैरियोटाइपिंग डिटरमिन नहीं कर सकता। और अगर कोई पार्ट इन्वर्ट हो गया तो उसको भी कैरियोटाइपिंग डिटरमिन नहीं कर सकता। उसके लिए फिर और टेक्निक्स हैं, इस तरह फिश की टेक्निक है, NACGH है। तो ये वो टेक्निक्स हैं कि जो स्मॉल स्ट्रक्चरल एनॉमलीज को भी डिटरमिन कर सकती हैं, और प्लस जो इन्वर्जन्स हैं या ट्रांसलोकेशंस हैं उनको भी डिटरमिन कर सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, दो सेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। 23 के दो सेट होते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो इसमें 22 सेट ऑटोसोम्स के होते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। सो जब क्रोमोसोम अरेंज करते हैं तो उसको अरेंज करते हैं इनटू 7 ग्रुप्स। ग्रुप ग्रुप ए, B, C, D, E, F और G। सो ग्रुप ए में प्लेस करते हैं क्रोमोसोम 1, 2 एंड 3 को, और ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम जिनमें सेंट्रोमेयर मिडल के अंदर। ग्रुप बी में प्लेस करते हैं क्रोमोसोम 4 और 5 को। तो यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम 1, 2 एंड 3 ये ग्रुप ए है, और उसके बाद फिर ग्रुप बी में क्रोमोसोम 4 एंड 5 है। ग्रुप सी में ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें 6 क्रोमोसोम को प्लेस करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 7 क्रोमोसोम्स को इस पर प्लेस करते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम 6 to 12। और ग्रुप डी में 3 क्रोमोसोम्स को प्लेस करते हैं, 13, 14, 15। और ग्रुप ई में 16, 17, 18। ग्रुप एफ में क्रोमोसोम 19, 20। और ग्रुप जी में क्रोमोसोम 21 से 22 तक। अच्छा, अब बात जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स क्रोमोसोम है